और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद कॉमेंट करें, बता आप लोग को वीडियो कैसा लगता है और शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो हम लोग का है वो क्या है, लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो लौट कर आऊँगा फिर ये आप लोग पढ़ेंगे कविता में, और ये मेरा क्या है, कविता। अच्छा, लौट कर आऊँगा फिर ये कौन लिखा है, तो लौट कर आऊँगा फिर ये लिखा जीवनानंद दास। इसको ट्रिक बताते यार करने का, ऐसे कोई लौट कर आएगा फिर तो उसको क्या नया जीवन मिला, तो यानी जीवनानंद दास, ठीक है ना। तो लौट कर आऊँगा फिर क्या है, एक कविता है, उसको लिखा है जीवनानंद दास। विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण का 4 भेद होता है दोस्त, याद कर लेना, बताते हैं। विशेषण के 4 भेद, परिणामवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। परिणामवाचक जो परिणाम को दिखाता हो, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, कम, और गुणवाचक जो गुण को दिखाता है, लाल, अच्छा, भला, काला, पीला, ठीक है ना। और संख्यावाचक संख्या को 1 2 3 4, और सार्वनामिक विशेषण। नहीं देखते हैं, कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कुंवर नारायण में से क्या लिखा था ये बताना है। तो एक ब्रिज की हत्या जो है ये लिखा है कुंवर नारायण। कौन लिखा था, कुंवर नारायण। और एक ब्रिज की हत्या क्या है, ये कविता है दोस्त, क्या है, कविता। अब बात करते हैं अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जो लिखा है वो अनामिका लिखी थी, और ये भी क्या है, कविता, ठीक है ना। और एकमात्र ये क्या है, कवित्री है, ठीक है ना। मछली का जो लिखा है वो है विनोद कुमार शुक्ल। और बहादुर को जो लिखा था वो है अमरकांत। कौन है, अमरकांत। यहाँ पूछ रहा है कुंवर नारायण रचित पाठ कौन है, तो एक ब्रिज की हत्या। ब्रिज की हत्या क्या है, कविता। और बहादुर और मछली कहानी है, और अक्षर ज्ञान क्या है, कविता जो अनामिका द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, या लकुटी अरु कमारिया पर राज तिहु पर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार है। इस पंक्ति जो है मतलब इस पंक्ति को रचनाकार किसका कविता में ये आता है, ठीक है ना, ये बताना है। तो ये जो है दोस्त ये रसखान की कविता में आता है। किसमें आता है, रसखान, याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक आप जब बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब पढ़ते होंगे तो उसमें उसी में चर्चा किया गया है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और इसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। अभी हम लोग बताते विशेषण 4 होता है, उसमें संख्यावाचक विशेषण का भी चर्चा किए थे, और बताते संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो संख्या होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसे यहाँ पे संख्या कौन है, 4, क्या है, तो 4 मेरा होगा संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा ये क्या दिखा रहा है, परिणाम दिखा रहा है, तो ये मेरा होगा परिणामवाचक विशेषण। काला क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ये होगा मेरा गुणवाचक विशेषण। अधिक क्या दिखा रहा है, परिणाम को इंडिकेट कर रहा है, परिणाम को इंडिकेट कर इसलिए होगा ये परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध है, सिंपल है, गुरु नानक। इसमें नान आ रहा है, इसमें भी देखो नान है, तो गुरु नानक, याद कर लेना, गुरु नानक से है। नाखून हमारी के अवशेष है, तो नाखून जो है हमारा किसके अवशेष है, तो ये आप लोग बुक में पढ़े होंगे, तो उसमें दिया है पशुता। क्या दिया हुआ है, पशुता। इसमें होगा पशुता, क्या होगा, पशुता, क्या होगा, पशुता। और ये कौन सा कहानी का है, तो ये कौन सा कहानी का, नाखून क्यों बढ़ता है। और नाखून क्यों बढ़ता है किसके द्वारा लिखा गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाती है। जो हमारा हिंदी का विकास हुआ है, आरंभिक हिंदी का साहित्य का विकास हुआ है, वो याद रखना दोस्त 8वीं-9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। 1925 में, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, यहाँ तो जन्म पूछ रहा है, याद करने वाला है। अगला देखते हैं, ये समझने वाला है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक भाववाचक संज्ञा पहले किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा में कोई पदार्थ नहीं होता है दोस्त। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, वैसा नाम, ठीक है ना, जिसको हम नहीं तो देख सकते हैं नहीं तो छू सकते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, जो क्या होता है, अनुभव होता है, जो गुण होता है, वो मैंने कहता है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें और भाववाचक संज्ञा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें तार अगर लगा रहेगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। से मित्रता, निडरता, कायरता, सरलता, सम्यता लगा हुआ है। जिसमें पना लगा होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, जैसे बचपना, लड़कपना, इसमें पना लगा हुआ है। और जिसमें पा लगा होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, ये सब मेरा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और जो क्वालिटी होती गुण होता है, ठीक है ना, किसी के अंदर जो गुण होता है वो भी होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे अच्छाई, भराई, बुलाई, ठीक है ना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मोहन, तो ये मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना मेरा क्या है, सेना में बहुत सारा सेना का मतलब ये सब झुंड होता है, तो ये मेरा समूहवाचक संज्ञा। पत्थर हो गया क्या मेरा, पत्थर मेरा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा पत्थर है, जातिवाचक संज्ञा, पता नहीं कौन सा पत्थर। और यहाँ पे बचपन क्या है, बचपन एक गुण है, क्या है, गुण है, इसलिए बचपन होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट जैसे किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करने लगा, आप लोग किताब पढ़े होंगे बुक तो बहादुर वाला,
तो उसमें किशोर के मार खाने बाद बहादुर क्या किए, तो चुपचाप क्या हुआ, चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो जाता है। क्या होता है, चुपचाप कोने में जाके खड़ा हो जाता है। और ये बहादुर पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। उसमें बहादुर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और इसका जो इसका जो लेखक है, बहादुर कहानी का लेखक है, इसका है कौन है, अमरकांत। कौन है, अमरकांत, याद रखना है। रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है लियो टोल्स्टॉय। ये आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि रूसी जाति की असीमता को बारे में बताया है, कौन बताया था, लियो टोल्स्टॉय। और काफ़ी फेमस साहित्यकार, काफ़ी फेमस ये कहानीकार है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जीत जीत में निरखत हूँ, उसमें आप लोग पढ़े होंगे पंडित बिरजू महाराज के बारे में। पंडित बिरजू महाराज के बारे में, यानी जीत जीत में निरखत हूँ, उसका वो कौन लिखा है, तो पंडित बिरजू महाराज लिखा है। वो एक फेमस कथककारी था, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर कथक नृत्य के पर्याय माना जाता है किसको, पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है ना। और ये बिस्मिल्लाह खां क्या है, बिस्मिल्लाह खां है प्रसिद्ध शहनाई वादक, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। और जाकिर हुसैन क्या है, तबला वादक, क्या है, प्रसिद्ध तबला वादक। और ये लोग अपने क्षेत्र में भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न मिल चुका है, जाकिर हुसैन ये तबला वादक को भी भारत रत्न मिल चुका है। ये सब भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तुरंत बताया भाववाचक संज्ञा को पहचानने का नियम, जिसमें ता हो, लगा हो, जिसमें ता मतलब मित्रता, शत्रुता, निडरता, कठोरता, सरलता, जिसमें पना लगा जैसे लड़कपन, बचपना, ये सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जिसमें ई लगा लो भलाई, बुराई, अच्छाई, और जिसमें बताए थे पा लगा लो जैसे बुढ़ापा, मोटापा, ये क्या था, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ई लगा हुआ है तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा, इसमें ता लगा हुआ है भाववाचक संज्ञा, अच्छा भी मेरा भाववाचक संज्ञा है, अच्छाई, अच्छा ये भाववाचक संज्ञा है। और दूध, लेकिन दूध क्या है मेरा, ये है मेरा कौन वाचक संज्ञा है, तो दूध को नाप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो ये मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर डायरेक्ट भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दूध मेरा नहीं है, ये मेरा क्या है, ये मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के केंद्र में है। अभी आप लोग बताया था जीत जीत मैं निरखत हूँ, कौन लिखा है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज वो फेमस कथक नृत्य करते थे, ठीक है ना। तो पंडित बिरजू महाराज यहाँ हुआ, क्या हुआ, पंडित बिरजू महाराज। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, और जाकिर हुसैन क्या है, तबला वादक, क्या था, तबला वादक। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट देखते हैं। अज्ञेय ने सूत्रपात किया था, अज्ञेय ने सूत्रपात किया था, ये पढ़े थे आप, अज्ञेय यानी हिरोशिमा के बाद, हिरोशिमा जो कविता है उसमें पढ़े थे, उसमें कहा क्या है, सो ही वास्यन अज्ञेय, उसको लिखा था। तो बोला अज्ञेय ने सूत्रपात किया था, क्या सूत्रपात किया, इसमें होगा दोस्त मेरा प्रगतिवाद का, किसका, प्रगतिवाद का, ये याद कर लेना है। फिर देखते स्वर संधि का उदाहरण है, आप लोग को हम बताते स्वर संधि पहचानने के नियम, जिसमें आ कर आए, जिसमें दीर्घी कर आए, और जिसमें दुर्घु कर रहे, ठीक है ना, ये होता है स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है। स्वर संधि में तो बहुत आता है, ये जिसमें आ कर आए, जिसमें दीर्घ कर आए, जिसमें दुर्घु कर आए, वो होता है मेरा दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि भी मेरा आता है स्वर संधि के अंतर्गत। देखो इसमें आ है, ये मेरा दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि स्वर संधि कहलाता है, क्योंकि दीर्घ संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। कविंद दीर्घीकर है, ये मेरा दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि किसका भेद है, स्वर संधि का। परमानंद यहाँ पर आकर है, यह मेरी दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि किसका भेद है, स्वर संधि का। अगर आप लोग को पर्सनली पूछता है कि ये कौन संधि है, तो आप लोग बता सकते थे ये दीर्घ संधि है। कैसे, यहाँ आ है, यहाँ दीर्घीकर है, और यहाँ पर आकर, ये दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का भेद, दीर्घ संधि किसका भेद है, तो दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि का भेद है। तो ये तीनों मेरा स्वर संधि है, क्या है, उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। मदन है, मदन कौन था, जो क्या किया था, मदन खोखा, जिसका दांत तोड़ दिया था, वो क्या कौन था, तो किराने का बेटा। और ये किस पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ये पाठ कौन सा पाठ से लिया गया है, तो यह है बीस के दांत से। और बीस के दांत कौन लिखा था, नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखना है। अन्य पुरुष भेद है, अन्य पुरुष में देखो दोस्त आता है वह और वे लोग, ठीक है ना, वे लोग, और जितना भी नाम है सब आता है अन्य पुरुष। तो याद रखना वह, वे लोग, ये सब क्या कर रहा है, पुरुष को इंडिकेट कर रहा है। तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, किसका होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। और प्रथम पुरुष में आता है मैं और हम लोग, ठीक है ना। और मध्यम पुरुष में आता है तुम लोग, आप लोग, तुम, आप, ये सब मध्यम पुरुष में आता है। जितना भी पुरुष है सब क्या है, पुरुषवाचक, क्या है, क्योंकि सब पुरुष को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज का गुरु उसका पिताजी खुद था, तो इसलिए पंडित बिरजू महाराज को गंडा जो बांधा था उसका पिता ने, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, पिताजी ने उसको गंडा बांधा था। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेकर, हम लोग को ट्रिक बताए थे, आप लोग को याद करने का ट्रिक बताया कि लौट कर आऊँगा फिर, यानी उसको नया जीवन मिल गया था, जीवनानंद दास याद करने का। तो यहाँ पर जीवनानंद दास, और ये मेरा क्या है, कविता है।
प्रेमघन क्या लिखा था? प्रेमघन लिखा था रस खान। और यहाँ पर प्रेमघन लिखे थे स्वदेशी। क्या लिखे थे? स्वदेशी। स्वदेशी कविता का कवि कौन है? प्रेमघन। घनानंद लिखे थे करील करील के कुंजन ऊपर बारो अति सुदोष अने का मार्ग है। ये सब जो लिखा था वो लिखा था घनानंद। और अमरकांत क्या लिखे थे? कहानी लिखे थे। और किसका? बहादुर का। क्या लिखे थे? बहादुर कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत। और जीवनानंद दास हो गया है लौट कर आऊँगा फिर। ये मेरा क्या है? कविता है। जापान पर परमाणु बम गिराया गया। तो जापान पर परमाणु बम जो गिराया था वो अमेरिका के सैनिकों ने गिराया था, ठीक है ना। और कब गिराया था? तो जापान पर 2 बम गिराया गया था, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी पर। हिरोशिमा शहर में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, रोन नदी में है। तो रोन नदी याद रखना, आप लोग कविता में पढ़े थी, कहानी में जो पढ़े होंगे, से चर्चा किया गया है कि रोन नदी फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में। नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास पहचानने का सिंपल तरीका है कि द्विगु समास में क्या होगा? पहले संख्या छिपा रहेगा। क्या रहेगा? संख्या पूर्व द्विगु, पहले संख्या छिपा रहेगा। तो देखो त्रिलोक, त्रि मतलब 3, यहाँ संख्या आती है, मेरा द्विगु समास है। शताब्दी, शता मतलब सत मतलब क्या? 100, सेंचुरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी संख्या छिपा हुआ, तो ये मेरा द्विगु समास है। नवरत्न, नव मतलब 9, नव मतलब नव, नव मतलब 9, 9 रत्न, ठीक है ना। तो यहाँ में संख्या छिपा हुआ है, तो ये मेरा द्विगु समास है। लेकिन भाई बहन में कोई संख्या छिपा नहीं है, तो ये मेरा द्विगु समास नहीं है। तो आंसर होगा बी। अच्छा, भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन में देखो दोनों पद समान, दोनों पद की प्रधानता है। और जिसमें दोनों पद प्रधानता रहता है, भाई भी प्रधान बहन भी प्रधान, तो दोनों का पद का जिसमें प्रधानता होता है उसको बोलते हैं हम द्विंद। याद रखना, लिख देते हैं द्विंद। द्विंद समास क्या बोलते हैं? द्विंद समास। अगला देखते हैं, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते हैं? तो आप लोग पढ़ेंगे कि लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते हैं कुएं में पालने के लिए, कुएं में पालने के लिए। और ये मछली कहानी से लिया गया है, ठीक है ना। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, कविता नहीं है बताना है, यानी कविता नहीं यानी कहानी कौन है वो बताना। अक्षर ज्ञान तो कविता है, क्योंकि इसका लेखक अनामिका है। अनामिका लिखा था, जो खो वाला जो आप लोग पढ़े होंगे। हमारी नींद, इसका कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। ये भी मेरा क्या है? कविता। स्वदेशी, स्वदेशी के प्रेमघन, ये भी मेरा क्या है? कविता। लेकिन शिक्षा और संस्कृति का कवि, ये कविता नहीं, ये क्या है? ये मेरा शिक्षा शास्त्र है। और ये शिक्षा शास्त्र, और इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो यहाँ पर कविता कौन नहीं है? तो ये मेरा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, मोहान नदी शहर से दूर थी। तो आप लोग पढ़े होंगे जब हिंदी में, तो मोहान नदी पढ़े होंगे 3 मील दूर है। कितना है? 3 मील, याद कर लेना। राजदूत में है। अब बताया राजदूत में कौन समाज है? तो राजदूत में समाज पहचानना यहाँ पर है, तो ध्यान देना, राजदूत जो है मेरा, वो मेरा तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास पहचानते कैसे हैं? तो ध्यान देना, कारक का जो चिन्ह होता है 8, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे, अगर उसको तोड़ने पर ये चिन्ह आ जाए बीच में, तो वो मेरा होगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ राजदूत मतलब राजा का दूत, तो का आया है, का किसमें? तो संबंध का के की, तो ये मेरा कारक के चिन्ह में आ गया है। राजा का दूत, तो कारा है ना, तो ये मेरा कारक के चिन्ह में आ गया है, इसलिए ये मेरा राजदूत जो होगा तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास पहचानने का नियम क्या है? अगर कारक चिन्ह उसमें यूज होता है तो वो मेरा होगा तत्पुरुष समास। क्रमधारय पहचानने का नियम क्या है? क्रमधारय में तुलना किया जाता है, ठीक है। इसमें उपमा उपमेय दिया जाता है। जैसे नयन, जैसे कमल नयन, तो नयन कैसा है? कमल की जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुलना किया है। लाल टोपी, टोपी कैसा है? लाल है। काला रुमाल, रुमाल कैसा है? काला है। तो यहाँ पर तुलना करता है, जो जिसमें तुलना किया जाएगा होगा मेरा कर्मधारय समास। अब विभाव समास में क्या रहेगा? इसमें आगे रहेगा उपसर्ग। जैसे यथागत, तो गत के आगे यथा, यथा मेरा क्या? उपसर्ग। उपसर्ग 24 को होता है, आप लोग देख लेना। तो उपसर्ग है, क्या है मेरा? उपसर्ग है। तो ये मेरा होगा अब विभाव समास। दिन समय पहचानने को बताए थे कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे भाई बहन दोनों प्रधान था, राम सीता दोनों प्रधान थे, सीताराम दोनों प्रधान है, गौरी शंकर इसमें दोनों प्रधान है, दाल भात, दाल भी प्रधान, भात भी प्रधान। उसी तरह यहाँ बोलेंगे पति पत्नी, तो ये भी क्या होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? तो जिसमें दोनों पद प्रधान होगा मेरा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिन्यो नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखना, अभिन्यो जो था आप लोग पढ़े होंगे, तो रोन नदी के किनारे किसमें अवस्थित है? रोन नदी के किनारे अवस्थित है। रोन नदी के किनारे, ये मेरा फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में, ये भी याद रखना। गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल कौन था? गिरधर जो लाल था, जो मदन का पिता था, ठीक है ना। मदन का पिता, याद रखना आप। और ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है 20 के दांत से। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। संतु के मारे काँप रहा था। संतु किसके मारे काँप रहा था? तो संतु जो है, यहाँ पर संतु जो है वो ठंड के, हाँ यहाँ पर संतु जो है
ठंड के मारे काँप रहा था, ठंड के मारे काँप रहा था। आप लोग जो कहानी पढ़ेंगे किससे लिया गया, तो मछली से लिया गया। किससे लिया गया, मछली से। मछली का लेखक कौन है, तो मछली का जो लेखक है वह विनोद कुमार शुक्ल। आप लोग इसी तरह पढ़ें, ये क्वेश्चन पर बहुत सारा आंसर बना बोले, क्योंकि क्या सतह परीक्षा में कहना मुश्किल है, पूरा डिस्कशन करके पढ़ना है, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास याद रखना दोस्त, बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं, जिसका एक विशेष अर्थ निकले से बोलते हैं हम बिना पानी। जैसे हम बिना पानी बोलते हैं, आप लोग के दिमाग में तो सरस्वती आता है, क्या आता है, सरस्वती, यानी एक विशेष अर्थ इसका निकल गया है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर हम जैसे बोले आप लोग के दिमाग में आता तुरंत क्या आता है, गणेश, यानी उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, जिसका उदर लंबा हो यानी गणेश, जिसके हाथ में बीना हो यानी जिसके हाथ में क्या हो, बीना, यानी सरस्वती, यानी इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। यानी इसमें कोई पद की प्रधानता नहीं होता है, कोई अन्य पद की प्रधानता हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मैक्स मुरल के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो ये मैक्स मुरल जो लिखे थे, भारत से हमने क्या सीखा, उसमें मैक्स मुरल जो है भारत देश के बारे में वर्णन किए थे, तो वो यहाँ पर होगा भारत, ठीक है ना। और भारत से हमने क्या सीखा, ये क्या है, एक भाषण है, क्या है, भाषण। इस तरह भी क्वेश्चन आता है, भारत से हमने क्या सीखा, क्या है, कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि ललित निबंध है, तो यहाँ भाषण होगा, क्या होगा, भाषण। नेक्स्ट है, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। कमरुद्दीन का याद रखना है, कमरुद्दीन का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, याद कर लेना है, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, हम आप लोग को पहचानने बता रहे थे कौन व्यंजन संधि है, कौन स्वर संधि है, कौन दीर्घ संधि, कौन विसर्ग संधि पहचानने बता रहे थे। स्वर संधि पहचानने का नियम है, इसमें क्या होगा, ये साइड भी स्वर और इधर भी स्वर, दो स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में दो स्वर का मेल होता है, और दो स्वर के मिलने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, आगे रहता है व्यंजन, आगे क्या रहता है, व्यंजन, और पीछे रहता है स्वर, पीछे क्या रहता है, पीछे रहता है स्वर, आगे व्यंजन पीछे स्वर, तो उसको बोलेंगे हम व्यंजन संधि। क्या बोलेंगे, जिसमें व्यंजन और स्वर के मिलने से जो बनेगा उसको बोलेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में क्या होता है, आगे रहता है विसर्ग, आगे क्या रहता है विसर्ग, पीछे रहता है व्यंजन, क्या रहता है, व्यंजन, इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। आप ध्यान देना है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो देखो पुनः जन्म, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पुनः जन्म। तो पुनः में क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, पुनः, तो पुनः हम लिखते हैं तो विसर्ग आ रहा है, क्या रहा, आगे विसर्ग आ रहा है, यानी ये क्या होगा, मेरा विसर्ग संधि। क्या होगा, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये मेरा विसर्ग संधि है, व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये सही। अगर जगन्नाथ का करें तो जगत, जगत जो गो तो जगत, देखो तो क्या है, तो, और फिर जोर नाथ, जगत जोर नाथ, तो यहाँ ध्यान देना, जगत जोर नाथ। तो व्यंजन संधि बताया था कि आगे व्यंजन रहता है, क्या रहता है, व्यंजन। तो देखो जगत, तो क्या है यहाँ पर, आधा तो है, इसमें ओ निकला हुआ है, ठीक है ना, ओ निकला हुआ है, यानी सिर्फ ये शुद्ध व्यंजन है, तो ये आगे व्यंजन है, इसलिए क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में एक बात और याद रखना कि आगे व्यंजन रहेगा और पीछे मेरा स्वर या व्यंजन में से कोई भी रह सकता है। तो जगत जोरनाथ, जगत, और पीछे नो, नो भी मेरा क्या है, व्यंजन, ठीक है ना। अगर इसका करें तो वागिस का, तो वाक जोरिस, वाक, वाक यानी को किस तरह लिखा था, इस तरह, आधा को लिखा था, तो को आधा यानी इससे ओ निकल गया, तो ये क्या है, मेरा व्यंजन, क्या है, तो आगे क्या है, व्यंजन, इसलिए मेरा होगा व्यंजन संधि, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूरा व्यंजन संधि नहीं है, तो पुनर्जन्म जो है मेरा व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि पुनः जोर जन्म है, विसर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग, तो ये मेरा विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। तो बिस्मिल्लाह खां, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे सनाए वादक में, तो बिस्मिल्लाह खां कहाँ, डुमराव के बारे में चर्चा किया गया, डुमराव के बारे में। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा जो था उस्ताद सलार हुसैन खां, वो डुमराव के थे, कहाँ के थे, डुमराव के। नेक्स्ट है, मछली कहानी के लेखक है, हम तो आप लोग कभी कितना बार बता चुके हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है, मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, तो ये मेरा होगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है ना। सावल दैया, सावल दैया क्या लिखे थे, सावल दैया जो लिखे थे, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, सावल दैया लिखे थे, और धरती कब तक घूमेगी ये मेरा कहानी है, ठीक है ना। आप लोग सेकंड बुक है ये, और इसमें जो प्रधानता है, इसमें जो प्रमुख पात्र है, इसमें है सीता का, सीता जो माँ के रोल निभाती है उसका प्रमुख पात्र है। श्रीनिवास क्या लिखे थे, दही वाला मगम्मा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास कौन है, और यतीन्द्र मिश्र, ये तो आप जानते हैं कि नौबत खाने में इबादत कौन लिखे थे, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। धर्मात्मा का संधि विच्छेद करें, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्म जोर आत्मा, इसको पहचानो। अगर पूछ दिया कौन सा संधि है, तो इसमें देखो आ रहा है, क्या आ रहा है, आ,
तो अभी बताए थे कि आ है दीर्घी कराए दीर्घु कराए तो वो मेरा था दीर्घ संधि, तो ये मेरा दीर्घ संधि है। और इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मेरा धर्म जोर आत्मा, धर्म जोर आत्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जन्म से ही पागल थी, तो ये कौन सा कहानी से लिया गया है? तो जन्म से ही पागल थी ये जो लिया गया है ये माँ कहानी से लिया गया है। और इसमें मंगू के बारे में बोल रहा है कि ये जन्म से पागल थी और उसका बेटा बोलता था कि उसको ये जो है माँ के लाल प्यार ने इसको पागल बना दी है। तो ये मेरा लिया गया है माँ कहानी से, और माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। तो जन्म से पागल कौन था? मंगू। कौन था? मंगू, ठीक है ना। निबंध है, निबंध इसमें कौन है बताना है। तो मछली मेरा क्या है? कहानी है। भारत माता मेरा क्या है? कविता है। और इसका लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत है। बहादुर मेरा क्या है? कहानी है। इसका लेखक कौन है? अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन मेरा निबंध है। क्या है? निबंध है। इसका लेखक जो है, इसका लेखक यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र। परंपरा का मूल्यांकन का यतीन्द्र मिश्र नहीं, परंपरा का मूल्यांकन का रामविलास शर्मा होगा, रामविलास शर्मा, ठीक है ना। और नवद खाने में इबादत का लेखक यतीन्द्र मिश्र है, ठीक है ना। नहीं देखते हैं, संगीत शास्त्रीगत सुशील वाद्यों में है, ये क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी बांसुरी, ठीक है ना। सुशील वाद्यों में कौन है? बांसुरी। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द अगर हम बोलते हैं तो कर्तव्य में ध्यान देना, कर्तव्य में जो तो होता है वहाँ पर आता है इस तरह, तो जो होता है वहाँ पर तो में इस तरह होता है। तो में यहाँ तो कर्तव्य में तो वो नहीं दिया हुआ है। उत्कर्ष में जो आता है ये होता है मेरा मूर्धन्य होता है, तो ये उत्कर्ष में तो मूर्धन्य नहीं। आकांक्षा में यहाँ पर होता है छो, क्या होता है? छो। आकांक्षा में जो यहाँ पर होगा मेरा, यहाँ आकांक्षा मेरा होगा छो, लेकिन यहाँ छो नहीं दिया, छो अच्छो होगा, क्या होगा? अच्छो। यहाँ पर अच्छो नहीं दिया गया है। ये मेरा रोशन सही है, क्या है? रोशन सही है, तो ये मेरा करेक्ट होगा। मैक्स मूलर का विद्वान था, मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था? मैक्स मूलर जर्मनी का विद्वान था। कहाँ का था? जर्मनी का। आप लोग पढ़े होंगे उसमें भारत से हम क्या सीखे, तो उसमें मैक्स मूलर के बारे में बताया गया है। मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान है? जर्मनी। कहाँ का है? जर्मनी का। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है, राजस्थान भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा का जो सफल कहानीकार है वह है साबर दैया। कौन है? साबर दैया। यहाँ पर होगा साबर दैया। और साबर दैया क्या लिखे थे? तो साबर दैया जो लिखे थे वो है साबर दैया धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, ये लिखा था। इसमें जो प्रमुख पात्र था वो कौन था? सीता, जो माँ के रोल निभाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बुढ़ापा में कौन सा पड़ता है? बताए थे पहचानने का बुढ़ापा, तो इसमें क्या पढ़ते जो होता है किसी शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ को बदल देता है। तो देखो बूढ़ाम लग गया पा, तो इसका यहाँ पर क्या कौन सा अवसर है? पा। कौन सा है? सॉरी, पढ़ते कौन सा है? पा। तो यहाँ पर होगा पा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सीता के कितने बेटे थे? सीता के याद रखना, आप लोग पढ़े होंगे उसमें धरती कब तक घूमेगी, तो उसमें सीता के कितने बेटे हैं? 3 है। कितना है? 3। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? रोटी ताजी है, रोटी ताजी है ना, रोटी ताजा है, इस तरह होता है। सुरेश को पूछो, सुरेश से पूछो होता है, ये भी गलत है। दाल कच्चा है, दाल कच्चा नहीं है, यहाँ होता है दाल कच्ची है। यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सही है, मेरी सही है, तो ये मेरा सही होगा 48 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में है, ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में है कौन है? तो ये मेरा है जो ढाटे विश्वास का लेखक है सात कोरी होता। और ढाटे विश्वास की कहानी के केंद्र में मेरा क्या है? बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या से लक्ष्मी जो होता है वो परेशान हो जाता है, बाढ़ की समस्या लक्ष्मी जो है परेशान हो जाता है। ढाटे विश्वास के केंद्र में मेरा है बाढ़ की समस्या, क्या है? बाढ़ की समस्या है, ठीक है ना। और ये जो है इसका लेखक है, ढाटे विश्वास का लेखक है सात कोरी होता है। और ये मेरा इसमें लक्ष्मी है, क्या है? लक्ष्मी इसमें प्रमुख पात्र का निभाता है, प्रमुख पात्र इसमें कौन है? लक्ष्मी। अभाव में कौन सा उपसर्ग? अब उपसर्ग पहले किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल दे। तो अभाव में देखो जो किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ को बदल दे उसको बोलते हैं उपसर्ग। देखो यहाँ भाव, भाव में लग गया ओ, तो उसका अर्थ को बदल दिया है, तो यहाँ पर ओ उपसर्ग है। कौन है? ओ उपसर्ग। तो इसका करेक्ट होगा आंसर ए, ठीक है ना। चलो इतने लगते हैं, फिर लेकर आएंगे।